खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत। इस्तकबाल आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं आपके साथ आसिफ रशीद। हमेशा की तरह कोशिश आज के प्रोग्राम में भी 90 मिनट तक आपसे मुलाकात के दौरान हमारी ये रहेगी कि मुख्तलिफ मौज़ूआत आप तक पहुंचाए जाएं, खबरें अलग अलग इलाकों से, अलग अलग मौज़ूआत उन पर डिस्कशन करना, अपने नुमाइंदों के पास चलना, ये प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा। तो आज के प्रोग्राम में भी हम न सिर्फ कौमी बैनुल-अक़वामी सतह की खबरों तक जाएंगे, बल्कि फोकस हमारा रहेगा जो मेनली जम्मू कश्मीर लद्दाख पर और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम नई दिल्ली के अंदर यानी दारुल हुकूमत में जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से जो गुफ्तगू शनीद हो रही है या हुई है, इस तरह की बातें और कुछ अहम आदाद शुमार। चूँकि ऐवान की कार्रवाई चल रही है, खलल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, हंगामा आराई ज़बरदस्त पहले 2 दिनों के दौरान देखी गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से कुछ अहम आदाद शुमार पेश करने की कोशिश सरकार की जानिब से हुई है और इस तरह की मजीद हमारे पास कुछ फहरिस्तें हैं, वो आपके सामने रखेंगे। जहां तक आज के प्रोग्राम की बात है तो आज नौजवानों की बात करेंगे, क्योंकि एक राहत की खबर है उन नौजवानों के लिए जो पिछले तकरीबन 100 घंटों से सड़कों पर रहे। कभी कैंडल मार्च तो कभी लाठीचार्ज, ये सारा सिलसिला हमने देखा। लेफ्टिनेंट गवर्नर सामने आए और यहां तक कि JKSSB के चेयरमैन भी सामने आए, लेकिन उनके हवाले से डिटेल्स और मजीद अब मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं। जो 3-4 डिमांड्स थी उनमें एक लगभग पूरी हो गई है। अस्पतालों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि एक और फैसला वादी कश्मीर के अंदर लिया गया है। इंसानी हुकूक के जो मुकदमात हैं जम्मू कश्मीर के, उस ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे, डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। माह रमजान मुबारक का आगाज होने जा रहा है, कुछ दिन बचे हैं, तो उससे पहले बिजली के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। स्मार्ट मीटरिंग का प्रोसेस कहां तक बढ़ा है, सरकार इस पर क्या कहती है, वो वर्जन आपके सामने रखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ है, उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है और जो मेडिकल असिस्टेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके लिए राहत भरी खबर है। और इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। अदालत का एक जो इंपॉर्टेंट फैसला या जजमेंट कह लीजिए, उस पर थोड़ी देर में डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। खवातीन के हवाले से बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, और सिगरेट नोशी या तंबाकू नोशी कैसे वादी के साथ साथ जम्मू प्रोविंस के अंदर बढ़ती जा रही है, आदाद शुमार सरकारी तौर पर वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा दीगर कुछ अहम मामलात भी हैं और पाकिस्तान का भी जिक्र करेंगे, जहां पर पिछले 24 घंटों में ही नहीं बल्कि यूं कह सकते हैं कि पिछले 24 हफ्तों से बहुत हालात इंतहाई खराब होते जा रहे हैं। यूं कहा जा सकता है कि हर गुजरते लम्हे के साथ हालात तसलसल के साथ बदलते या तब्दील होते नजर आए हैं। इसमें गिरफ्तारियों का सिलसिला, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। इमरान खान के ताल्लुक से क्या अपडेट है वो बताएंगे, और लाहौर के अंदर हालात काफी खराब है, उस पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगाज प्रोग्राम का हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ गौहर कुचे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 15 मार्च और 15 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात है, वाक़ात हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, यानी कि 15 मार्च को क्या कुछ हुआ है। इस सिलसिले में हम आपसे मालूमात शेयर करेंगे कि 15 मार्च को आज ही के दिन 1907 में फिनलैंड खवातीन को वोट का हक देने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बना है। वो आज ही का दिन था। तो 19 को हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह हुआ है। और आज ही के दिन 15 मार्च साल 1964 में सोवियत यूनियन ने मशरकी कजाकिस्तान में जौहरी तजुर्बात किए हैं। और आज ही के दिन साल 1969 में हिंदुस्तानी बहरिया में पहला हेलीकॉप्टर दस्ता गोवा में शामिल किया गया, वो आज ही का दिन था और साल 1969। और आज ही के दिन 15 मार्च साल 1984 में यूरोपीय मुल्क तंजानिया का आईन मंजूर हुआ। आज ही के दिन साल 1988 में आज़ादी के बाद पहली बार 8 सियासी जमातों ने भारत बंद की कॉल दी थी। और आज ही के दिन साल 2002 में यूरोपीय यूनियन का सरबराही इजलास बार्सिलोना में शुरू हुआ। और आज ही के दिन साल 2011 में, यानी कि 15 मार्च साल 2011 में शाम में बड़े पैमाने पर खाना जंगी शुरू हुई। तो ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि 15 मार्च को आलमी और मुल्की सतह पर क्या कुछ हुआ। चंद वाक़ात थे, मालूमात थी जो आपके साथ शेयर किया है। अब खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद।
चलिए, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम पर आप अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। साथ साथ टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं और इसके अलावा www.gulistannews.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर भी आप अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं और तहरीरी मवाद भी आपके लिए आसानी से दस्तयाब है। आप एक क्लिक पर दुनिया भर की खबरें जान सकते हैं, वो भी तीनों जबानों में। जम्मू कश्मीर को लेकर भी खबरें लगातार अपडेट की जा रही हैं। उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में आपके लिए कंटेंट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। आगाज प्रोग्राम का करते हैं और सबसे पहले जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या उस तनाजे की जिसको लेकर एहतिजाज, लाठीचार्ज और एहतिजाजी मार्च के बीच कैंडल मार्च का सिलसिला, ये सारा पिछले कुछ दिनों के दौरान हमने देखा। लेकिन जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक अहम फैसला लिया है कि कल यानी 16 तारीख से होने वाले कंप्यूटर बेस्ड जो रिटन इम्तिहानात थे वो मौखर कर दिए गए हैं। एहतिजाज में शिद्दत के बाद एसएसबी ने यह फैसला लिया है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने फैसला लिया है। इस फैसले के चंद मिनट बाद साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद ने भी ट्वीट करके उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। भर्ती के इम्तिहानात के इनेकाद से पहले ही ब्लैकलिस्ट की गई कंपनी की खिदमात हासिल करने पर जो तनाजा शुरू हुआ था वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और जो मुलाजमत के जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार थे वो मुसलसल एहतिजाज कर रहे थे। उस वजह से काफी ज्यादा कशीदगी भी कुछ एक इलाकों में देखी गई थी जम्मू के अंदर, जैसे लाठीचार्ज हुआ, दफा 144 का नफाज अमल में लाया गया, ये सारी सूरत हाल देखी। लेकिन देर रात इन उम्मीदवारों के लिए ये हुक्मनामा सामने आया जो एक बड़ी राहत थी। और राहत इसलिए क्योंकि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने यह फैसला लिया कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट जो था 16 तारीख से 5 तक जो भर्ती के इम्तिहानात होने थे, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी, जो ट्वीट भी आपके सामने है, जिसमें उन्होंने शेड्यूल को मौखर करने का या कल से होने वाले इम्तिहानात को मौखर करने का फैसला लिया गया एसएसबी की जानिब से। और इसके ट्वीट के थोड़ी देर बाद साबिक वज़ीर आला और एहतिजाजियों की हिमायत में मुसलसल उनके साथ सड़कों पर उतरने वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। और उन्होंने भी कहा कि मुसलसल नौजवानों की कोशिश या उनकी जानिब से किए जाने वाले एहतिजाज के बाद सरकार पर या मुतलका जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उस पर दबाव पड़ा और बिलाखिर एक स्टेप पीछे जरूर एसएसबी गई है, लेकिन अभी बहुत सारा काम करना बाकी और नौजवानों को मुबारकबाद पेश की गई है। आपको याद होगा कि मुख्तलिफ पोस्टों के लिए कंप्यूटर पर मबनी जो इम्तिहानात थे वो 16 मार्च यानी कल से इनका आगाज होना था। 5 अप्रैल 2023 तक ये सिलसिला चलना था, लेकिन अगले अहकामात तक या अगली इत्तला तक दोबारा कोई नोटिस जब तक आता है तब तक मौखर कर दिया गया। और जेकेएसएसबी ने ट्वीट में कहा कि आज शाम जो पोस्ट की गई तकरीबन आधी रात को पोस्ट में कहा गया कि इम्तिहानात को मुलतवी करने के लिए कोई वजह नहीं अगरचे इस ट्वीट में बताई गई, लेकिन ये ऐलान पहले से ब्लैकलिस्ट कंपनी की खिदमात हासिल करने के खिलाफ उम्मीदवारों के जारी एहतिजाज के दरमियान सामने आया, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बड़ी तादाद जो सड़कों पर थी, पहले तो खुद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जिम्मेदारों की जानिब से बल्कि खुद चेयरमैन राजेश शर्मा सामने आए और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी है उसमें नाम नेहाद एहतिजाजी हैं। यहां तक कि उन्होंने सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स कह दिया, लेकिन उसके बावजूद अब जाकर फैसला लेना पड़ा। और यह भी यकीन दहानी कराई गई कि बोर्ड जो कि दावा भी पहले से किया जा रहा था, मुनसिफाना और शफाफ तरीके से इम्तिहानात को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन एसएसबी के उन उम्मीदवारों के लिए जो सड़कों पर थे, एहतिजाज कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, वो तस्वीरें भी साथ साथ आपको बताएंगे। जेकेएसएसबी के उम्मीदवार जब जम्मू के अंदर लाठीचार्ज हुआ था, श्रीनगर के अंदर प्रोटेस्ट किया जा रहा था और प्रोटेस्ट ब्लैकलिस्ट उस कंपनी के खिलाफ जिसका नाम एप्टेक बताया गया और कहा गया कि इसको दोबारा टेंडर जारी किया गया, तो ये उन नौजवानों के साथ जो मुलाजमत के मुंतजिर हैं उनके साथ नाइंसाफी है। हालांकि ये तो ट्वीट किया गया, लेकिन जरा पुरानी तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा जहां पर जेकेएसएसबी के जिम्मेदारान या जो उम्मीदवार थे वो एहतिजाज कर रहे थे। और इसके बाद से एक एक करके ट्वीट उन तमाम जमातों की तरफ से या बयानात सामने भी आना शुरू हुए और एहतिजाज को हिमायत का भी ऐलान मुख्तलिफ जमातों की तरफ से किया गया। लेकिन डीपीएपी रात को सामने आई, फिर से उसने इस फैसले का खैर मकदम किया। उम्मीदवारों को गुलाम नबी आजाद ने मुबारकबाद दी और कहा कि अभी बहुत सारी चीजें जो है वो होना बाकी हैं। और यही कहते हुए सुना गया उन उम्मीदवारों को जो जम्मू के अंदर कैंडल मार्च भी निकाल रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, लाठी डंडे खा रहे थे, उनकी तरफ से बयान भी जारी कर दिया गया इस फैसले के बाद। उन्होंने एप्टेक नामी इस कंपनी पर मुकम्मल तौर मुतालबा ये किया है कि पाबंदी आयद कर दी जाए, इसे कम से कम ये जिम्मेदारी ना दी जाए, किसी दूसरी कंपनी को आप सामने लाएं। फटाफट से वो बयान भी देखिएगा। जेकेएसएसबी के तमाम
सारे एस्पिरेंट्स जो यहाँ पर गैदर हुए थे, 4 में से पहली डिमांड जो थी कि इमीडिएटली उस कैलेंडर को डेफर किया जाए, वो ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले JKSSB ने किया है। तो ये संघर्ष का पहला पड़ाव मैं समझता हूँ जो पूरा हुआ है, और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी चारों की चारों डिमांड्स पूरी नहीं होती। हम शुक्रिया करेंगे उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का, पॉलिटिकल पार्टीज का, खास करके उपराज्यपाल साहब का। देर आए दुरुस्त आए, आपने रियलाइज किया कि जो जम्मू कश्मीर की सड़कों पर, पार्क पर इस वक्त रात के अंधेरे में अभी तक बैठा है, वाकई में उनके कुछ मसले जेन्युइन होंगे। और हम भी ये दावा करते हैं कि आपको हर एक एविडेंस जो आपको चाहिए इस ब्लैक लिस्टेड टेंटेड कंपनी को जम्मू कश्मीर से बाहर भेजने का, वो आपको मुहैया करवाएंगे। जय हिंद। तो ये थी JKSSB के हवाले से खबर, जहां पर अब इन इम्तिहानात को जो कल से शुरू शुरू होने थे 16 मार्च से 5 अप्रैल तक इन्हें मुनक्किद करना था कंप्यूटर बेस्ड इम्तिहानात। इस सिलसिले में अब इसे फ़िलहाल मौखर किया गया अगले अहकामात तक, और जिसके साथ ही सियासी जमातों की जानिब से इसका जो नौजवानों का, उम्मीदवारों का, उनका शुक्रिया अदा किया गया, और साथ ही साथ LG इंतज़ामिया का भी उम्मीदवारों ने उनका शुक्रिया अदा किया। उसके साथ साथ ही रविंदर रैना की जानिब से भी ट्वीट किया गया इस सिलसिले में, जब JKSSB की जानिब से इम्तिहानात को मौखर किया गया। उन्होंने LG इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा किया, और साथ ही साथ जो उम्मीदवार हैं उनका मानना है कि जो 4 डिमांडें हमने रखी थी उनमें से पहली डिमांड वो पूरी हुई है, और उम्मीद करते हैं कि जो बाकी 3 रह गई हैं वो भी आने वाले वक्त में मुकम्मल होंगी, वो भी पूरी होंगी। के हवाले से खबर, एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां कल ऐवान के अंदर वजीर की जानिब से, मरकजी वजीर नित्यानंद राय की जानिब से जम्मू कश्मीर के हवाले से कहा गया है कि सरमायाकारी जो जम्मू कश्मीर के हवाले से हुई है साल 22-23 के दौरान, वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ सरमायाकारी हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, और साथ ही साथ 1548 करोड़ की रिकॉर्ड सरमायाकारी हुई है जम्मू कश्मीर को। और उनका ये भी कहना है कि अगले 5 सालों के दौरान, सालों के दौरान मजीद इसमें इजाफा किया जाए, और मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, मुख्तलिफ शोबों के अंदर ये सरमायाकारी हुई है गुज़िश्ता साल के दौरान। ये कल ऐवान के अंदर उन्होंने बयान जारी किया है कि रिकॉर्ड सरमायाकारी हुई है साल 2023 के दौरान। मरकजी वजीर नित्यानंद राय की जानिब से कल ऐवान के अंदर ये कहा गया है, लोकसभा के अंदर उन्होंने कहा कि 1547 करोड़ की रिकॉर्ड सरमायाकारी हुई है। उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों के दौरान मुख्तलिफ सेक्टर्स, मुख्तलिफ शोबों, जिनमें सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, हेल्थ केयर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, टूरिज्म, और साथ ही साथ फिल्म और मेडिकल एजुकेशन के हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 5 सालों के दौरान भी इनमें रिकॉर्ड सरमायाकारी होगी। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि साल 2023 जो जनवरी है, साल 2022-23 के दौरान जनवरी तक इन्वेस्टमेंट जो सरमायाकारी जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है वो 1547.867 करोड़ रुपए की हुई है। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा कि ये गुज़िश्ता सालों के दौरान जो साल 2022-23 है ये सबसे ज़्यादा है। कल लोकसभा के अंदर उन्होंने कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि साल 21-22 के दौरान 376.76 करोड़ हुई है, और साल 2020-21 के दौरान ये 412.74 करोड़ हुई है। उसके साथ साथ ही साल 2019-20 के दौरान 296.64 करोड़, और साल 2018-19 के दौरान 590.97 करोड़, और साल 2017-18 के दौरान ये 840.55 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अब आने वाले सालों के दौरान, यानी कि 5 सालों के दौरान इसमें मजीद इजाफा होगा। तो पिछले सालों के आदादोशुमार भी पेश कर दिए गए, और मौजूदा वक्त में जो सन्नती तरक्की का विजन है सरकार के मुताबिक 1548 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सरमायाकारी की गई है, जो माजी में आदादोशुमार है उनसे ज्यादा। और अगले 5 वर्षों का जो एक टारगेट है वो भी सेट कर दिया गया है लोकसभा के अंदर। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला उमूर नित्यानंद राय की तरफ से पिछले माली साल के मुकाबले इस माली साल में कितनी सरमायाकारी होने वाली है उस ताल्लुक से बात करते हुए, और जो जवाब दिया है उसमें मालूमात जो फराहम सरकार की तरफ से की गई, बताया गया कि 5 साल का विजन क्या है और रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं
उस पर उनकी जानिब से तफसीलात शेयर की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा एक और सरकार के अहम फैसले की करते हैं। उस फैसले के मुताबिक जिसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, CHOs हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स की भी जांच पड़ताल हो, इसके लिए भी सरकार ने एक मशक शुरू कर दी है। तमाम जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनके सर्विस रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जाएगी और इसके लिए पैनल सरकार की तरफ से तश्कील दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जितने भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHOs सर्विस रिकॉर्ड उनकी जांच पड़ताल करने के लिए जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों में यानी जम्मू और कश्मीर डिवीजनों के लिए 2 डिविजनल पैनल्स तश्कील दे दिए गए हैं और कश्मीर पैनल में जहां पर महकमा सेहत और तिब्बी तालीम के 3 अफसरान शामिल होंगे, जिनमें शकूर अहमद जो सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी हैं, अब्दुल हमीद लोन जो कि हेड असिस्टेंट है और अशफाक अब्दुल्ला सीनियर असिस्टेंट। जबकि जम्मू पैनल की जहां तक बात है तो इसमें भी 3 अफसरान शामिल होंगे, जिनमें पंपोश गंजू हुकूमत के अंडर सेक्रेटरी हैं, नरेश कुमार सेक्शन ऑफिसर हैं और सतीश कुमार जो कि हेड असिस्टेंट है। वो अपने मुतलका डिवीजनों के तमाम CHOs को बुलाएंगे। ब्लॉक सतह पर, जिले सतह पर यह मशक शुरू होगी। तमाम डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल की जाएगी और हर मामले में इब्तदाई तकर्री के अहकामात और प्रमोशन के जो ऑर्डर्स वगैरह हैं वो जारी किए जाएंगे। यानी 2 तरह के मामलात हैं, एक तो तहकीकात भी साथ साथ होगी, डॉक्यूमेंट्स पता चल जाएंगे किसके क्या हैं, कब से सर्विस किए जा रहे हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो दोबारा से उनकी जांच पड़ताल करने की कोशिश है। और तकर्रियों के जो अहकामात हैं या ट्रांसफर के का जो मसला है या फिर इसके अलावा प्रमोशन ऑर्डर्स जारी करने हैं, उस ताल्लुक से ये जो मशक है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। टीमें ऐसे मामलात का पता लगाएंगी जहां तकर्री या प्रमोशन के उसूल या कवायद से हटकर अगर कहीं पर काम किया गया, यानी कहीं पर गाइडलाइंस की, रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो रिक्रूटमेंट रूल्स थे उनकी खिलाफवर्जी हुई है, तो उस सूरत में क्या होगा कि महकमा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की तरफ से जो ऑर्डर बताता है कि ये जो टीमें तश्कील दी गई हैं सूबाई सतह पर, एक कश्मीर सूबे के अंदर, जम्मू के अंदर, ये पैनल उन नामों को सामने लाएंगे अगर कहीं पर गड़बड़ी या जो इल्जामात या शिकायतें हैं उनको अगर सही पाया जाता है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक टीमें हर CHO की तरफ से दी गई जो कारकर्दगी है उसको भी देखेंगी, परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी देखी जाएगी और हर केस के सिलसिले में EPM भी चेक किया जाएगा। यानी परफॉर्मेंस जब चेक होगी तो साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी उनके चेक किए जाएंगे। मुस्तकबिल की हिकमत अमली उसी बुनियाद पर तय की जाएगी। टीमें CHCOs की पोस्टिंग भी चेक करेंगी, जहां भी उनकी तरफ से जरूरी महसूस हो वहां तब्दीली अगर करनी हो, तबादले करने हो तो तजावीज भी सरकार को भेजी जाएंगी। उस तजवीज के मुताबिक जो इन पैनल्स की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल तक पहुंचाई जाएगी उसके मुताबिक काम होगा। सरकारी ऑर्डर जो जारी हुआ है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके मुताबिक टीमें किसी भी दूसरी चीज को देखने के लिए आजाद होंगी। जहां पर इनको कोई खामी लगेगी या महसूस किया जाएगा कि कोई कमी है तकर्री में, तबादले में, प्रमोशन ऑर्डर्स जारी अगर करने हैं उस हिसाब से, तो वहां पर भी दोबारा से ये जो स्क्रूटिनी का सिलसिला है इसके अमल को मुकम्मल करने के बाद मजाज अथॉरिटी यानी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको रिपोर्ट पेश की जाएगी और रिपोर्ट के बाद कितने CHOs ऐसे होंगे जिनको प्रमोट किया जाएगा, तबादलों के अहकामात जारी किए जा सकते हैं और जहां पर जरूरत होगी मुख्तलिफ ब्लॉक या अजला के अंदर वहां पर नए सिरे से तकर्रियां भी अमल में लाई जा सकती हैं। इस तरह की इतलात हैं। लेकिन फिलहाल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जिनके सर्विस रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स क्या हैं, इसके लिए 2 पैनल्स कश्मीर और जम्मू के अंदर डिविजनल लेवल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने तश्कील दे दिए हैं। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे। बात अब एक और खबर के हवाले से हम करेंगे। जो खबर आ रही है इस वक्त कि अब CD अस्पताल जो चेस्ट एंड डिजीज अस्पताल है वो अब सुनवार श्रीनगर के अंदर मुंतकिल किया जाना है। अगले 2 हफ्तों के दौरान इसे मुंतकिल किया जाएगा। ये अस्पताल इंतजामिया की जानिब से, जो CD अस्पताल इंतजामिया के सुपरिंटेंडेंट उनकी जानिब से कहा गया है कि जो कुछ काम पेंडिंग था वहां पर वो उसे अगले 2 हफ्तों के दौरान मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन अगले 2 हफ्तों के बाद ही अब CD अस्पताल जो इस वक्त डलगेट के अंदर काम कर रहा है वो अब सुनवार, जहां पर जो चाइल्ड अस्पताल था जहां उसे मुंतकिल किया गया था बिमना के अंदर, अब वहां पर CD अस्पताल वो मुंतकिल किया जाएगा और इसमें कुछ जो काम था वो पेंडिंग था, उस सिलसिले में उस पर काम चल रहा है और आने वाले 2 हफ्तों के दौरान इसे मुकम्मल किया जाएगा। और माना जाता है कि जो CD अस्पताल डलगेट के अंदर है वहां पर एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो है वो बनाया जाएगा, उसमें रखा जाएगा और उसके साथ साथ ही अब CD अस्पताल को सुनवार जो अस्पताल था पहले वहां पर चाइल्ड अस्पताल, वहां इससे मुंतकिल किया जा रहा है। आपको बताते चले कि इससे पहले CD अस्पताल डलगेट के अंदर अपनी खदमात अंजाम दे रहा है
और अगले 2 हफ्तों के दौरान, क्योंकि जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है सिटी अस्पताल के, उनकी जानिब से कहा गया है कि कुछ ऑक्सीजन जो बेड के साथ होने थे वहां पर कुछ कमियां थी और खामियां थी, उसे दूर किया जा रहा है और उस पर काम चल रहा है और अब अगले 2 हफ्तों के दौरान इसे मुकम्मल किया जाएगा और उसके बाद ही इसे सनवार अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और वहां पर डलगेट के अंदर सिटी अस्पताल के अंदर अब ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बनाया जाएगा। चलिए, मीर हिलाल हंजूरी, कश्मीर ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त हैं। सीडीए अस्पताल को जीबी पंत अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारियां कर ली गई हैं और आइंदा 2 हफ्तों के दौरान कहा जा रहा है कि ये सारी मश्क मुकम्मल कर ली जाएगी। हिलाल, जो पिछला प्लान चॉक आउट किया गया था, क्या उसमें किसी किस्म की कमियां रही हैं? यहां पर जो तर्क दिया जा रहा है उसमें ये कहा जाए कि सरकार की तरफ से या कंसर्न अथॉरिटीज जो कह रही हैं उसमें वो अपने लेवल पर इतने सही हैं कि आज दूसरे एक और फैसला लेना पड़ा है। असल में अगरासो मकासद क्या हो सकते हैं इस फैसले के पीछे? देखिए, ये जो हॉस्पिटल है इससे पहले शिफ्ट तो किया गया था। हालांकि उस वक्त जब उसे शिफ्ट किया गया तब उसकी ओपीडी सिटी हॉस्पिटल से जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है वहां पर शिफ्ट किया गया और ये इस वजह से जरूरत पड़ी क्योंकि जो सिटी हॉस्पिटल है वहां पर इसकी जो फैसिलिटीज है वो सिर्फ 150 बेड्स की है। जब हम जो अभी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है जिसे शिफ्ट किया गया है दूसरी जगह बदना श्रीनगर के अंदर बाईपास पर, तो उसके बाद उसकी खाली जगह जो सनवार के अंदर हुई थी तो फिर गवर्नमेंट से इसे मुनासिब समझा कि हम इसी एकोमोडेशन को अब सिटी हॉस्पिटल या डिजीज हॉस्पिटल के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जब से वहां पर इसको इस्तेमाल में लाया गया है तब से फिलहाल जो है अभी तक इस हवाले से सिर्फ ओपीडीज वहां पर रिज्यूम हुई है, जबकि अभी बाकी जितने भी इंडोर और आउटडोर पेशेंट्स का आना और जाना रहेगा वो 2 हफ्तों के बाद यहाँ से पूरी तरह से रिज्यूम हो जाएगा। इस हवाले से डॉक्टर सलीम डार के साथ जब मेरी बात भी हुई है तो उन्होंने भी कहा कि हम अभी शिफ्ट कर रहे हैं और हमें मुकम्मल यकीन है कि 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये पूरा हॉस्पिटल यानी जो सिटी हॉस्पिटल है ये अब चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो पहले सनवार के अंदर था वहां पर अब शिफ्ट हो जाएगा और वहां पर ऑक्सीजन प्लांट जो था उसमें वहां पर ऑक्सीजन प्लांट की कमी थी जिसकी वजह से वहां पर उस वक्त उसको शिफ्ट नहीं किया गया था। तमाम उन्होंने कहा कि हाँ डबल शिफ्ट में भी काम जारी है और ऐन मुमकिन है कि 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर यह काम भी मुकम्मल हो जाएगा और फिर यहाँ पर एवरी बेड या एवरी पेशेंट जो है उसको ऑक्सीजन की फैसिलिटी जो है वो पाइपलाइन के जरिए दस्तयाब हो। हिलाल, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से खदशा पहले भी जाहिर किया गया है कि जो जीबी पंत अस्पताल में अब इसे शिफ्ट किया जा रहा है वहां पर एक रिहायशी इलाका है, तो सीडी अस्पताल का वहां पे मुंतकिल होना कहीं ना कहीं इस पर जो है तशवीश भी किया गया था पहले। माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हिलाल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से खदशा भी जाहिर किया गया कि सीडी अस्पताल को अब वहां सनवार इलाके में मुंतकिल करना क्योंकि एक रिहायशी इलाका है और इसमें जो खदशा जाहिर किया कि बीमारी इन्फेक्शन फैलने का ज्यादा खतरा है। नहीं, इस तरह के खदशात तो हो रहे हैं लेकिन जब सरकार भी इस तरह के फैसले देती है तो उसमें सारी चीजें जो है वो देखी जाती है और इसमें कोई शक नहीं है कि अगरचे लोगों ने इस तरह के खदशात का इजहार किया था लेकिन साइंटिफिक बुनियादों पर उन खदशात का कोई ग्राउंड नहीं था, जिसकी वजह से फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया कि ये सिर्फ खदशात ही हैं और इसमें जब साइंटिफिक लेवल पर मेडिकल लेवल पर कोई ग्राउंड नहीं है तो फिर कोई उससे परेशानी नहीं है। क्योंकि जब हम इसी हॉस्पिटल को डलगेट के अंदर भी पाते थे तो वहां पर भी आसपास जो है रिहायशी इलाके ही थे तो वहां किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, तो इस वजह से जो इन्फेक्शन फैलने का खतरा उस वक्त भी जाहिर किया जाता था वो एक मिथ है और वो सिर्फ एक तासुर है और जो मेडिकल से जुड़े लोग हैं या डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हैं और उन्हें अक्सर उन खदशात को मुस्तरद किया है और उनका कहना है कि ये सिर्फ इस तरह के खदशात ही है और ग्राउंड पे किसी भी इंसान को जो आसपास रहते हैं किसी तरह का खतरा नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह का कोई खतरा होता तो सबसे पहले डॉक्टर्स को ही हो जाता। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये एक मिथ है, ये एक सिर्फ बात रह गई है। बाकी जो मिथ है मिथ के बुनियाद बनाकर कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन आगे नहीं चलती है। बहरहाल 2 हफ्ते के बाद अब सिटी हॉस्पिटल जो है अब बाज़ाब्ता तौर पर चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल के तौर पर
जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल पुराना था सोनवार के अंदर, वहां पर ऑपरेटिव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो कामकाज दोबारा नए अस्पताल के अंदर या शिफ्टिंग के बाद ये सारा काम शुरू हो जाएगा। इस ताल्लुक से तफसीलात शेयर कर रहे थे हिलाल हांजूरी। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो वजारत दाखिला की जानिब से भी कुछ आदाद शुमार पेश किए गए हैं और जम्मू कश्मीर के कितने केसेस जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने आए थे और कितने पेंडिंग हैं, ये सारी डिटेल्स जो है वो एक बार फिर वाजे कर दी गई हैं। इंसानी हुकूक के कुल मिलाकर 1164 मुकदमात वजारत दाखिला के मुताबिक थे, जिनमें से 200 नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास ज़ेर इल्तिवा है। ये वजारत दाखिला की तरफ से आदाद शुमार सामने आए। गुज़श्ता बरस दिसंबर तक जम्मू कश्मीर यूटी से मुतल्लिक इंसानी हुकूक के 1164 मुकदमात जो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास रजिस्टर किए गए थे और 200 मुकदमात अभी भी ज़ेर इल्तिवा है, पेंडिंग केसेस पड़े हैं जिन पर अभी काम होना बाकी है। साउथ कश्मीर के अनंतनाग से जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी की जानिब से एक तहरीरी सवाल पूछा गया था और इस पर जवाब देते हुए वजारत दाखिला में जहां पर जो रियासती वजीर है नित्यानंद राय, उनने कहा कि यूनियन टेरिटरी में जहां पर तंजीमी नौ कानून यानी जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 था उसकी वजह से जम्मू कश्मीर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1997 है जिसको मनसूख कर दिया गया था और मुतलका मरकजी एक्ट यानी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिक जो कवानीन है या एक्ट है 1993 का, उसका वो नाफिज कर दिया गया था। इसके मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि एक तो ये कि जम्मू कश्मीर में साबिक रियासती इंसानी हुकूक कमीशन को 23 अक्टूबर 2019 को जिसे खत्म किया गया, 18 मार्च 2020 को जो नए कवानीन है जम्मू कश्मीर में तंजीम नौ या जो मरकजी कवानीन की वफाकत रखते हैं, ऑर्डर 2020 के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक से मुतल्लिक कामों के जो कौमी इंसानी हुकूक कमीशन है उसके जरिए केसेस को निपटाया जाएगा। यानी जो अपना कमीशन था वो जब खत्म हुआ तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास ये सारे मामला चले गए। नोटिफिकेशन से ये भी उस वक्त कहा गया था कि यूटी में जो इंसानी हुकूक के मामला हैं उससे मुतल्लिक दायरा अख्तियार जो है वो NHRC के पास, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास है। और जवाब अब जो दिया गया उसमें कहा गया कि शिकायत जो कमीशन के पास खत्म होने के वक्त ज़ेर इल्तिवा थी उनकी तादाद 765 थी। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन एक कानूनी इदारा है और कमीशन को अपने कामकाज में खुद मुख्तारी हासिल है। साथ ही एक सवाल के जवाब में यह भी कहा गया कि हुकूमत की तरफ से यूनियन टेरिटरी के इंसानी हुकूक कमीशन से कौमी इंसानी हुकूक कमीशन को मुंतकिल किया गया। जो मुकदमात थे उनको जल्द निपटाने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है और साबिका रियासत के यूनियन टेरिटरी में तकसीम होने के बाद इन पर मजीद गहराई से और जो संजीदगी से इकदाम भी उठाए गए, यानी जो केसेस पेंडिंग थे। साथ ही यूनाइटेड जो नेशंस की गाइडलाइंस हैं उनका भी हवाला दिया गया कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है UN गाइडलाइंस के मुताबिक और चार्टर के मुताबिक काम करता है। जो फराहम करदा मालूमात कल की हैं उनके मुताबिक 1 अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2022 तक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास रजिस्टर किए गए 1164 केसेस में 200 अभी भी पेंडिंग है और इन बाकियों पर गौर किया गया। जो केसेस बंद किए गए 368 ऐसे केसेस थी जिनको अब तक मौके पर निपटा दिया गया। 484 को जहां पर लेमनी में बर्खास्त किया गया। इस केस में मुआवजे की सिफारिश भी की गई, जहां पर ऐसे बहुत सारे केसेस थे जहां पर मुआवजे का मुतालबा भी किया गया था, तो उनमें जहां जरूरत पड़ी सिफारिशात के मुताबिक हिदायत दी गई और 200 केसेस कमीशन के ज़ेरे गौर हैं जिनको जल्द निपटाया जाएगा। ये जवाब वजारत दाखिला की जानिब से हसनैन मसूदी के सवाल पर आया। चलिए बढ़ते आगे। अब बात जरा अब जम्मू कश्मीर के अंदर करते हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से खबर वक्फ बोर्ड की जानिब से अब एक नया फैसला लिया गया है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से जो दरगाहें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ एक रोशनी का निज़ाम जो है वो सही तरीके से किया जाएगा, क्योंकि बिजली की जो ज़्यादा खर्च वहाँ पर होता है, चाहे उर्स जब होता है या दीगर जितने भी बड़े बड़े दिन होते हैं, मुक़द्दस दिन होते हैं, उन पर खर्च ज़्यादा होता है। तो इस सिलसिले में अब वक्फ बोर्ड की जानिब से एक फ़ैसला किया गया है कि उन दरगाहों पर मुस्तकिल रोशनी का निज़ाम होगा, ये वक्फ बोर्ड की जानिब से कहा गया। और साथ ही साथ ये फ़ैसला वक्फ बोर्ड की जानिब से जिसका मकसद है जो सालाना 30 लाख रुपए का जो खर्चा होता है, इजाफा खर्चा होता है, उसकी बचत के लिए ये फ़ैसला लिया गया है। और इस सिलसिले में अब जो इंजीनियरिंग विंग है उन्हें इस सिलसिले में कहा गया है
कि वो एक प्रॉपर प्लान बनाएं कि किस तरह से इसे किया जाएगा, जो बिजली जो रोशनी का निज़ाम है किस तरह से नस्ब किया जाएगा। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड की जानिब से एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है, जहां पर इंजीनियरिंग विंग को ये कहा गया है कि वो प्रॉपर प्लान के तहत ये बनाए कि किस तरह से किया जाए। लेकिन जितनी भी वादी के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो दरगाहें हैं, जहां पर उर्स या किसी मुक़द्दस दिन के दौरान ही उन्हें जो बिजली का निज़ाम होता है, रोशनी का निज़ाम होता है, वो सही तरीके से परमानेंटली बनाया जाए, ताकि जो सालाना खर्चा आता है करीब 30 लाख रुपए उसकी बचत हो। और इसमें कोशिश ये है कि जो इजाफी अखराजात हो जाते हैं, अब इस पर कॉन्क्रीट प्लान बनाने की तैयारी है, और जो त्योहारों पर या ख़ास मौक़ों पर या शब-खानी की तकारीब होती हैं, तब मज़ारात या मसाजिद में जो रोशनियों पर लागत आती है उसको कम से कम करना एक मकसद इस फैसले का है। वक्फ बोर्ड ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में अपने ज़ेर इंतज़ाम जो तमाम मजहबी मकामात हैं, यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर जदीद रोशनी का निज़ाम नस्ब करने का फैसला किया है, और LED लाइट्स हों या फिर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए, इस पर फोकस है। और जिन मज़ारात का इंतज़ाम जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम है, वो आमतौर पर उर्स के दिनों में खुसूसी दुआओं के दौरान या मजालिस के दौरान रोशन किए जाते हैं। इश्तियाक मोहिउद्दीन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तहसीलदार जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड, जिनकी तरफ से ऑर्डर जारी किया गया, जिनमें वो बताते हैं कि फ़िलहाल खुसूसी मौक़ों के दौरान इकार्जी या ऐसा कोई सिस्टम नस्ब किया जा रहा है जो किराए पर लिया जाता है। और कई बार ये होता है कि चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की भी ये ख्वाहिश है कि तमाम वक्फ के जो ज़ेर कंट्रोल मज़ारात हैं, खानकाहें हैं, मसाजिद हैं, यहाँ पर जदीद किस्म की लाइट्स हों, रोशनियाँ हों, उनका निज़ाम कम से कम वो यहाँ पर किया जा सके, ताकि एक रोशन और जो मुअस्सर रोशनी का निज़ाम है वो फराहम किया जा सके और मज़ारात की खूबसूरती और जमालियत को बढ़ाए, साथ ही साथ सर्कुलर के मुताबिक अखराजात को भी कम करे। अब इसी से मुनासिब जो सर्कुलर जारी किया गया है, इंजीनियरिंग विंग को भी हिदायत दे दी गई है कि वो इस सिलसिले में अपना कलीदी रोल अदा करे, एक ठोस तजवीज़ पेश करे, जिसमें मुस्तकिल तौर पर जदीद रोशनी के निज़ाम के जो फ़वाइद हैं और अखराजात हैं उसका खाका तैयार किया जाएगा, वो बोर्ड को सौंपा जाएगा, जिसके बाद मुस्तकिल तौर पर क्या कदम उठाना है इस पर फैसला लिया जाएगा। सर्कुलर ये भी बताता है कि तजवीज़ में लागत का तखमीना, तनसीब की टाइम लाइन्स और देखभाल के तकाजे दीगर तफसीलात के साथ साथ शामिल होनी चाहिए। यानी काम जब शुरू होगा तो मेंटेनेंस का होगा, महीना या सालाना कितना अखराजात लाइट्स पर होगा, टाइम लाइन भी देखनी है, वैलिडेशन भी देखनी है, और ढांचे के साथ साथ जहां पर तमाम विरसे को या ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिश है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मसला है जिस पर फोकस है कि आतिशज़दगी के वारदातें भी बहुत सारे इलाकों के अंदर पेश आई हैं लाइटिंग की वजह से, तो कम से कम एक तो उस चीज़ से बचा जाए, आग की इन वारदातों से जहां पर चंद मिनट्स में लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, इंसानी जानों का ज़िया ना हो, उस बात पर फोकस है। दूसरा, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से हमने देखा कि कई बार ये कहा गया कि बोर्ड की जो है वो मजहबी अमूर में मुबैना तौर पर मुदाखलत कर रहा है, उसकी वजह से तनकीद का भी सामना चेयरपर्सन को या बोर्ड हुकाम को करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद बोर्ड मानता है कि उन्हें वही फैसले जो अवाम के हक में है, मजहबी एतबार से सही हैं, वो फैसले वो ले रहे हैं। और आज के वक्त में इस फैसले के दो मकासद हैं, जो त्योहारों पर ज़्यादा पैसा कहीं पर ज़रूरत से ज़्यादा लग जाता है उससे बचा जाए, फजूल खर्ची से बचा जाए। तकरीबन 30 लाख कम से कम बचेंगे सालाना अगर मुस्तकिल रोशनी का निज़ाम मज़ारात पर, मसाजिद के अंदर होगा। बोर्ड के जो आदाद शुमार हैं या एक तखमीना है। दूसरी बात कि जो मैंने शुरुआत में बताया कि आग की वारदातों से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और सालाना जो 30 लाख रुपए लागत आती है उससे भी बचा जाएगा। और एक जो महंगा अमल था कि बिजली का सिस्टम अचानक से उसी दिन जिस दिन त्यौहार होते हैं या कोई महफिल होती है, कोई प्रोग्राम होता है, शब-खानी होती है, दुरूद व अज़कार का सिलसिला चलता है, तो उस दिन हम देखते हैं कि प्रोग्रामों के दौरान लाइटें नस्ब की जाती हैं, जिस पर खर्चा काफ़ी बोर्ड के मुताबिक ज़्यादा आता है। लिहाजा रकम बचाने और मुस्तकिल तौर पर रोशनी का निज़ाम नस्ब करने का फैसला है जो इस ऑर्डर में कहा गया है। और आने वाले दिनों के अंदर इंजीनियरिंग विंग अपनी डिटेल्स देगा, बताएगा कि अखराजात क्या होंगे, कैसे लाइटिंग का सिस्टम होगा, मेंटेनेंस का कैसे वो जो सारे चार्जेस वगैरह मेंटेनेंस उस पर देखना है, और टाइम लाइन सबसे बड़ी बात कि लाइटें किस एतबार से चलें, कब ये खत्म होंगी, कब दोबारा से इनको इस्तेमाल में लाया जाए, उस पर पूरा एक खाका, और जो असल में अखराजात इस सारे निज़ाम पर आएंगे उसका खाका तैयार करके वो रिपोर्ट की सूरत में पेश बोर्ड चेयरपर्सन को किया जाएगा। तो चलिए
हवाले से खबर बढ़ते हैं आगे। बात जरा जम्मू कश्मीर के हवाले से और बात करेंगे वादी के हवाले से, क्योंकि जहां हमने बिजली की बात की है वहीं बिजली के हवाले से बात करेंगे कि अब कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से कहा गया है कि श्रीनगर के अंदर, शहर श्रीनगर के अंदर करीब 90,000 स्मार्ट मीटर नस्ब किए गए हैं और आने वाले दिनों के दौरान मजीद जो स्मार्ट मीटर्स हैं वो नस्ब किए जाएंगे। उसके साथ साथ ही हम बात करेंगे कि रमज़ान भी वो बराबर शुरू हो रहा है इसी माह, यानी कि कुछ ही दिन बचे हैं रमज़ान में भी। इस सिलसिले में अब सूबाई कमिश्नर कश्मीर की जानिब से जो महकमा PDD है उन्हें हिदायत दी गई है कि सहरी और इफ्तारी के टाइम बिजली बिना खलल और वो जारी रखी जाए। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत दी गई है। लेकिन स्मार्ट मीटर्स की बात करेंगे तो करीब 90,000 स्मार्ट मीटर्स श्रीनगर के अंदर, जिला श्रीनगर के अंदर ये कहा गया है कि 90,000 स्मार्ट मीटर जो है वो नस्ब किए गए हैं। और साथ ही साथ जो जिन इलाकों में ये श्रीनगर के इलाकों में ये स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए गए हैं या टारगेट ये कंप्लीट करने का है, उनमें करीब जो खवल है, के मोहल्ला है, रैनावारी है, खानियार है, उनमें अभी भी ये स्मार्ट मीटर्स लगाने हैं। लेकिन जिस तरह से चीफ इंजीनियर ने चंद रोज कबल ही गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि जो आइंदा 2 साल, अगले 2 साल जो है वो करीब 2.5 लाख स्मार्ट मीटर्स पूरी वैली के अंदर वो नस्ब किए जाएंगे। और आने वाले दिनों के दौरान जिस तरह से उन्होंने कहा है कि लोग जो एहतजाज कर रहे हैं स्मार्ट मीटर नस्ब न करने के हवाले से, उन्हें गुजारिश की जाती है, दरख्वास्त भी की जाती है कि वो मुतलका महकमे के साथ ताउन करे और स्मार्ट मीटर नस्ब करने के साथ साथ ही ये भी कहा गया है कि बिजली फी जो जिनकी बकाया है वो भी वक्त पर अदा करे। इस सिलसिले में ये भी कहा गया है। और साथ ही साथ बिजली के हवाले से जो बहरान वादी के अंदर खासकर सरमा के दौरान हो रहा है उससे दूर करने की कोशिश की जा रही है, ये मुतलका महकमे की जानिब से कहा गया है। मुश्किलात काफी ज्यादा रही, लेकिन 90,000 के करीब जो मीटर्स हैं, स्मार्ट मीटर्स, वो लगा दिए गए हैं। और सूबाई कमिश्नर ने भी दूसरी तरफ अफसरान को हिदायत दी है कि सहरी और अफ्तारी में माह रमजान मुबारक जब शुरू होगा तो किसी भी तरीके से शिकायत कहीं से ना आए, बिला खलल बिजली की सप्लाई हो, इस पर फोकस है। और दूसरी तरफ सिफर कटौती का वादा भी हुकाम के मुताबिक हमने पूरा कर दिया है। इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ हैं। इरफान, सरमा के दौरान जो मुश्किलात, शिकायतें थी, सवालात थे, एक तो ये बताइएगा कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो क्या दूर हो रही हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर KPDCL कह रहे हैं, और दूसरा स्मार्ट मीटरिंग का प्रोसेस मजीद तेज कर दिया गया, इस तरह की इतलात हैं ताकि बिजली की पर जो हम देख रहे थे कि इजाफी कटौती या फिर अनशेड्यूल्ड जो पावर कट्स थे उसको लेकर शिकायतें काफी ज्यादा थी, तो उस पर कहा जा रहा है कि अब रमजान से पहले एक कॉन्क्रीट प्लान तैयार कर लिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, अथॉरिटीज की तरफ से। बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद और गौर पूछे। अस्सलाम वालेकुम। जहां तक जी हाँ इस सिचुएशन का ताल्लुक है, जहां तक पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, मिस्टर चौधरी ने पहले से ही कहा कि कोशिश हमारी यही रहेगी जो कि कई सालों से वादी कश्मीर में बिजली की कटौती, बिजली की प्रॉब्लम, या कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइंस में प्रॉब्लम रहती थी, या स्पेशली अगर देखें तो कोई वोल्टेज का इशू रहता था। और इन बिटवीन अगर देखें जब से स्मार्ट मीटर्स का सिस्टम यानी 90,000 स्मार्ट मीटर्स हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंड द नंबर इज 2.5 लाख जो कि आने वाले टाइम में होगा। कुछ एरियाज में अभी भी खलल पैदा हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है कि कुछ इलाकों में लोग उसे लगाने के लिए जी हाँ नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दे कैन नॉट एफर्ट दीज थिंग्स। द प्रॉब्लम इज दैट कि उनको लग रहा है कि शायद बिजली का फीस काफी आएगा स्मार्ट मीटर से, उनकी जो घर की जो इनकम है वो वहां अगर चली गई तो घर कैसे चलेगा। कई एहतजाज, कई ऐसे प्रोटेस्ट भी हुए हैं, मगर हमने देखा है कि पिछले कई टाइम से जब से स्मार्ट मीटर्स लगे हैं तो वहां पर आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम है। यू हैव अ प्रॉपर सिस्टम इन योर फोन लाइक एन एप्लीकेशन, जिससे आप पूरा लोड देख सकते हैं, कितना आपने यूज किया है, उसके बाद आपका क्या जनरेशन पावर शेड्यूल रहा है, अमाउंट कितना रहा है, यूनिट्स क्या रहे हैं, आप उसको पूरी तरह से टैली कर सकते हैं, जो कि मिस्टर चौधरी ने कहा है। और इस बीच अगर देखें, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप कुछ ऐसे मीटर्ड एरियाज में जाएंगे जहां पर ऑलरेडी हमने देखा कि कुछ बिलें जो हैं वो काफी एक्सट्रीम आई थी, अमाउंट काफी आया था, और बाद में डिपार्टमेंट के इनसे ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि दे कैन पे थ्रू दीज ह्यूज अमाउंट बाय इंस्टॉलमेंट्स, EMI, यानी EMI में भी आप इसको अदा कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। अब बिजली की कटौती अक्सर देखें तो सरमा में रहती थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी, मगर जब से मीटर्स लगे हैं तब से एक अच्छी वोल्टेज मेंटेन हुई है,
दूसरी बात यह है कि 22 मेगावाट्स के जरिए जो पावर खर्चा हो रहा था अब वो 1700 पे चला गया है, यानी कि जो बिजली एक्सट्रीम खर्च हो रही थी अब स्मार्ट मीटर्स के जरिए लोग इसे अब बचा भी रहे हैं और फायदा डिपार्टमेंट के साथ साथ लोगों को भी है। तो इससे जरूर है कि फायदा लोगों को मिलेगा जब बिजली ज्यादा रहेगी। और दूसरी बात जो स्मार्ट मीटर्स की जो अपनी फैसिलिटी ये है कि ये आपके घर के साथ कनेक्टेड है, इसमें बीच में कोई, हाँ अगर दूसरी बात इसमें कोई टैंपरिंग करेगा, इफ देयर इज अ पर्सन हु कैन डू टैंपरिंग, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर अमल में लाई जाएगी। ऐसी कोई कैंपेन केपीडीसीएल ने जो जम्मू के अंदर देखी गई, जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से 1150 से ज्यादा कनेक्शंस काटे गए, कश्मीर प्रोविंस के अंदर ऐसी कोई हलचल? क्योंकि एमनेस्टी स्कीम के तहत जो सितंबर में ऑर्डर आया था कि अगर पेंडिंग बिल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के तो वो भी 31 मार्च से पहले करें, तो फिलहाल कुछ दिन बचे हैं, तो कोई कार्रवाई होती हुई या की जाती हुई नजर आ रही है? सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही। जिस तरह से जम्मू में हुआ है उसी तरह से कई इलाके वादी कश्मीर में भी हैं जहां पर बिजली को काट दिया गया है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली को जूं ही काट दिया गया तो उसके बाद थोड़ा सा लोगों को जहन में आ गया कि शायद ये सिचुएशन जो है, और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये बैकएंड से बंद हो जाती है, इसके लिए कोई तार वगैरह या वायर नहीं काटी जाती, बिकॉज नाउ दे हैव इंस्टॉल्ड इंसुलेशन वायर्स, तो उसमें ना कोई चोरी हो सकती है ना चॉपिंग हो सकती है। तो ये बिल्कुल बैकएंड सॉफ्टवेयर से ही एक बटन दबा देते हैं और उसके बाद ये पूरे इलाके की बिजली चली जाती है। तो इस तरह की कार्रवाई कई ज्यादा वादी कश्मीर में कई इलाकों में भी हुई है। लोगों को यह बात जरूर समझ आई है कि भाई बिजली की जो फीस है, बिजली का जो फीस है, इसकी जो अदायगी है वो 31 मार्च तक पूरी करनी है, क्योंकि एक साइड से आप देखिए ईयर क्लोजिंग है और इस वक्त डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रहा है कि जिनका अभी आप देख लीजिए जिनका फीस काफी ज्यादा पेंडिंग है, लाखों करोड़ों, आप देखिए आपके सामने आजाद साहब की एग्जाम्पल है, आपके पास रविंद्र रैना जी की ये है एग्जाम्पल है। तो जाहिर सी बात है जब इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के मामलात को भी नहीं देखा गया तो आम लोगों के साथ आम इलाकों को कैसे बख्शा जाएगा। मगर हाँ ये जरूर बात है केवीडीसीएल की कि बिजली को एक मुकम्मल तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर फराहम किया जाएगा विद प्रॉपर वोल्टेज, कोई प्रॉब्लम नहीं। और रमजान और मुबारक के मौके पर यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बिजली की कटौती नहीं रहेगी, 24 घंटे पावर रहेगा। ये एक अच्छा खासा वादा जो है पावर डिपार्टमेंट ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ये बात थी बिजली के हवाले से। साल 2023 में भी शुरुआती दिनों में सरमा के जो दिन गुजरे जनवरी में शिकायतें काफी ज्यादा रही, तो उनको दूर करने के लिए इस बार इजाफी जो कुछ लोग कह रहे थे कटौती होती है तो वो कम से कम हो डिपार्टमेंट के मुताबिक, और केपीडीसीएल के चेयरमैन चौधरी यासीन के मुताबिक उनकी जानिब से कोशिशें की गई हैं कि कम से कम बिजली कटौती हो और माह रमजानुल मुबारक में किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो, शिकायत कहीं से ना आए, बिलखुसूस सहरो अफ्तार में, जिसके लिए सूबाई इंतजामिया की तमाम अफसरान को हिदायत दे दी गई हैं, कंसर्न अथॉरिटीज को बिलखुसूस, कि कहीं से किसी इलाके से शिकायत नहीं आनी चाहिए और अगर ऐसा होता है तो वहां पर फौरी तौर इकदाम भी उठाए जाएं हंगामी बुनियादों पर। अब आगे बढ़ते हैं, बात जरा उन लोगों भी करते हैं जो मेडिकल के शोबे में काम करते हैं और मेडिकल असिस्टेंट से, क्योंकि उनको इंतजामी काउंसिल के एक फैसले से फार्मेसी के मुतालिक जो फैसला लिया गया है उससे काफी हद तक राहत मिलने वाली है। और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में जो मुनाकिद हुआ, फार्मेसी एक्ट में तरमीम को मंजूरी जम्मू कश्मीर के अंदर मिल गई है। जी नाजरीन, जो इंतजामी काउंसिल जिसकी सदारत LG मनोज सिन्हा कर रहे थे उसमें फार्मेसी एक्ट 1948 और सेक्शन 32C में तरमीम की जो मसवदा है बिल को मंजूरी दे दी गई है इंतजामी काउंसिल की जानिब से, और इसके साथ साथ ही ऑर्डर के जरिए इसे दाखिल किया गया। तरमीम के मुताबिक कोई भी शख्स जिसका नाम जम्मू कश्मीर फार्मेसी एक्ट 2011 के तहत कायम फार्मासिस्ट के रजिस्टर में दर्ज किया गया हो और एक्ट के मुताबिक वो मेडिकल असिस्टेंट की तालीम हासिल की हो, ये समझा जाएगा कि वो फार्मेसी रजिस्टर में दर्ज है, जिसे कानून के चैप्टर 5 के तहत कायम किया गया है। और इस सिलसिले में ये दरख्वास्त से मशरूत है, जब वो अगर इस हवाले से दरख्वास्त कोई देगा तो उसमें कुछ शराइत रखी गई है और इसकी जानिब से दोबारा नोटिफिकेशन की तारीख से शुरू होने वाले 1 साल की मुद्दत के अंदर अंदर और इस तरह की फीस की अदायगी की गई है जो कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया के जरिए तजवीज़ की गई है। और इसके साथ साथ ही इस इकदाम से सैकड़ों जो अहल अफराद है और मेडिकल असिस्टेंट है तरबियत याफ्ता, उन्हें अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने और उन्हें तिब के शोबे में बेहतर करियर के इम्कानात फराम करने के लिए फ़ायदा पहुँचेगा। ये इस सिलसिले में कल इंतजामी कौंसिल के अंदर ये फैसला लिया गया है और अब उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने
ये मेडिकल असिस्टेंट की तरबियत हासिल की हो, मेडिकल असिस्टेंट की तालीम हासिल की हो, उनके लिए कहीं ना कहीं ये राहत की खबर है और उन्हें इससे फायदा पहुंचेगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आपकी कॉल्स भी 9:40 के बाद शुरू करेंगे। आपकी बात जरूर प्रोग्राम में सुनी जाएगी, लेकिन दीगर कुछ अहम मामलात भी हैं जिन पर गुफ्तगू करना जरूरी है। 9:23 हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और अनाउंसमेंट भी पिछले दिनों हुई हैं, उस पर भी आगे डिटेल जरूर आपके सामने रखेंगे। लेकिन इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से भी गैलेंट्री अवार्ड्स का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हुए एक तकरीब के दौरान, जहां पर तमाम पुलिस एहलकारों को उनकी बेहतरीन खिदमात के लिए जो गैलेंट्री अवार्ड्स की अनाउंसमेंट पहले से हुई थी 26 जनवरी के मौके पर, उन तमाम अफसरान को और एहलकारों को ये अवार्ड 2023 के जो मेडल्स वगैरह थे वो दे दिए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से गैलेंट्री अवार्ड्स, बेहतरीन सर्विसेज जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के राजभवन जम्मू के अंदर जहां तकरीब मुनक्किद हुई, तमाम पुलिस अफसरान वो एहलकार जिनके लिए गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंसमेंट्स की गई थी, और तकरीबन 218 ये मेडल्स थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से पुलिस पर्सनल्स को दिए गए, और एक प्रेसिडेंट मेडल भी इनमें गैलेंट्री अवार्ड के लिए जो कांस्टेबल इम्तियाज अहमद को दिया गया। बादअज़मर्ग साल 2019 तक इनकी खिदमात रहीं, और अब इसके बाद जो है उन्होंने एसओजी कैंप पुलवामा के अंदर, जहां पर इम्तियाज अहमद जो कि मिलिटेंट हमले के दौरान इस दुनिया से चल बसे थे, और ये मेडल जो है कल उनकी अहलिया शहनाज अख्तर की जानिब से हासिल किया गया, उन्हें दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से। पुलिस मेडल जो गैलेंट्री के लिए 157 पुलिस पर्सनल्स को थे, पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज ये 3 रिटायर्ड पुलिस अफसरान को दिया गया, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस ये 57 पुलिस अफसरान को दिया गया, और जो डिग्नेटरीज यहां मौजूद थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा, उनमें उनके एडवाइजर आर भटनागर, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह जो आप साथ देख सकते हैं, और इसके अलावा दीगर पुलिस के सीनियर अफसरान राजभवन जम्मू के अंदर होने वाली इस तकरीब में मौजूद थे। तो बहादुरी के तमाम मेडल जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों को, अफसरों को, और एक जो बादअज़मर्ग इम्तियाज अहमद के लिए जो अवार्ड था वो उनकी अहलिया के हवाले किया गया। 26 जनवरी पर इन मेडल्स का बेहतरीन खिदमात जिनकी रही हैं उन तमाम लोगों को, पुलिस अफसरान को, पुलिस एहलकारों को या उनके रिश्तेदारों को दिए जाते हैं जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, उनके करीबियों को अवार्ड्स सौंपे जाते हैं। लेकिन ऐसा जो बादअज़मर्ग एक अवार्ड था साल 2019 में शहादत के बाद इम्तियाज़ अहमद की उनकी अहलिया ने लिया, और दीगर पुलिस अफसरान को और एहलकारों को खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये मेडल्स जो पहले से अनाउंसमेंट हुई थी उनकी बेहतरीन सर्विसेज के लिए उन्हें सौंपे गए। चलिए बढ़ते आगे, बात जरा डिवीजन बेंच की करते हैं। कोर्ट की जानिब से जम्मू कश्मीर अदालत जिसमें एक डिवीजन बेंच जिन्होंने एक फैसला सुना, एक समाअत के दौरान एक दरख्वास्त की गई थी रोड के हवाले से, थाना मंडी का एक इलाका है, वहाँ के लोगों की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर, जिस पर डिवीजन बेंच की जानिब से फैसला सुना गया कि कोर्ट की अथॉरिटी नहीं है कि वो डायरेक्शन दे रोड किस तरह बनाना होगा, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होगा, वो इसकी महारत नहीं ज़रूरी। जो महारत होती है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होती हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, यानी कि वो महकमा वो इस सिलसिले में उन्हें डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन अदालत के पास किसी भी मंसूबी की फिजिबिलिटी का फैसला नहीं कर सकते, ये बेंच की जानिब से कहा गया है। जो डिवीजन बेंच जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से, जिसमें जस्टिस ताशी रबिस्तान और जस्टिस एम.ए. चौधरी, उनकी जानिब से कहा गया है कि उनके पास कोई जो ज़रूरी महारत है वो कोर्ट के पास नहीं होती है, अदालतों के पास नहीं होती है कि वो इस हवाले से कोई फैसला सुनाए या इस हवाले से कोई डायरेक्शन दे, क्योंकि ये सिर्फ उसी महकमे के पास होता है जो कोई भी जो प्लान, जो प्रोजेक्ट होता है तैयार कर रहा है, इस सिलसिले में वही अथॉरिटी होती है कि वो किस तरह से बनाना है, क्या करना होगा, लेकिन अदालतें इस सिलसिले में वो फैसला नहीं और ना ही कोई डायरेक्शन दे सकती है। दरअसल जो राजौरी का थाना मंडी इलाका है, वहाँ के प्लानगर कोटी इलाके में एक सड़क की तामीर को लेकर वहाँ के लोगों ने दरख्वास्त दायर की थी अदालत के अंदर कि वो वहाँ पर जो प्रोजेक्ट है, सड़क जो है उसे एक तो वाइडनिंग जो पहले मंसूबे के तहत जो मंजूर हुई थी कि 24 मीटर जो वाइडनिंग थी, उसके साथ साथ ही जो काम था वो सही तरीके से करना, कि वो उस कंपनी को या उस ठेकेदार को वो डायरेक्ट करे, डायरेक्शन दे कि
कि वो सही तरीके से काम करे और जो मंजूर हुआ था प्रोजेक्ट वो उसके हिसाब से ही करे। लेकिन उसके बाद भी अब अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि अदालतें किसी भी मंसूबे की फिजिबिलिटी का फैसला नहीं कर सकती क्योंकि वो मजाज अथॉरिटी नहीं है। इस सिलसिले में ज़रूरी जो महारत रखने वाले लोग हैं या कोई डिपार्टमेंट होगा जिसके हाथ में वो प्रोजेक्ट होगा, चाहे रोड बनाना या चाहे कोई बिल्डिंग तामीर करना, वही इस हवाले से टेक्निकल टीम होती है उनके पास इंजीनियर्स होते हैं, वो ग्राउंड सिचुएशन देखते हैं किस तरह काम करना होगा। इस सिलसिले में ये उन्हीं का काम होता है, वही ज़रूरी महारत रखते हैं, लेकिन अदालतें इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा उन लोगों की भी करते हैं जो पब्लिक प्लेसेस पर या अवामी मकामात पर आज के दिन में भी कई तरह की निगरानी इंतजामिया ने, चाहे पुलिस या सिविल हुकाम हो, उसने की है या करने के लिए इकदाम उठाए हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी पब्लिक प्लेसेस पर नशा करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। मौजूदा वक्त में सिर्फ कश्मीर सूबे की आप देखेंगे तो सिगरेट नोशी ऐसे मकामात पर जहां गुज़श्ता 4 वर्षों के आदादोशुमार बताते हैं कि 20,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ चालान काटे गए। और सरकार की जानिब से ये जो तंबाकू नोशी का सिलसिला तेज हुआ है यूटी सतह पर, उसको कम करने के लिए बहुत सारी कोशिशें उठाई गई। उसमें एक ये था कि सीसीटीवी कैमरास भी नस्ब किए गए। जो गुज़श्ता रोज बजट आया उसमें भी इस बात पर फोकस किया गया कि पब्लिक प्लेसेस पर, चौक चौराहों पर या जहां नई चौकियां लगाने की जरूरत है वहां पर भी फोकस होगा सिक्योरिटी और दीगर चीजों को लेकर। लेकिन निगरानी भी शहरियों की हो सके उस पर फोकस था। इन तमाम चीजों के बावजूद पिछले 4 सालों के दौरान 15 लाख से ज्यादा की रकम वसूल की गई है जुर्माने की सूरत में मुतलका हुकाम की जानिब से। सिर्फ कश्मीर सूबे के अंदर 20,002 चालान काटे गए हैं। 15,21,000 से ज्यादा जो रकम है वो उन लोगों से जिन्होंने पब्लिक प्लेसेस पर वायलेशंस की है, रूल की खिलाफ वर्जी करते हुए कवायद और जवाबित भी पाए गए, उन लोगों से ये पैसा पिछले 4 सालों के दौरान न सिर्फ चालान काटे बल्कि जुर्माना भी वसूल किया है। इसी तरीके से सेक्शन 4 जिसके तहत 85,390 रुपए कलेक्ट किए गए, 250 इन आदादोशुमार के मुताबिक 791 चालान जो हैं वो सेक्शन 4 के तहत लिए गए। 85,390 रुपए कलेक्ट किए गए इन चालान्स के दौरान, जो 800 के करीब चालान्स थे 2019-20 के दौरान। 20-21 के आदादोशुमार है, यहां पर भी 5,000 से ज्यादा चालान, तकरीबन 6,000 के पास फिगर्स। 2021-22 में भी 5,000 से ज्यादा और 2022-23 में भी 7,000 से ज्यादा चालान कश्मीर सूबे के अंदर काटे गए। फैसल रियाज का रुख करते हैं, हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से ज्वाइन किया। फैसल, इसमें मजीद आदादोशुमार क्या बताते हैं? इकदामात बहुत सारे से उठाए गए, कम से कम पब्लिक प्लेसेस पर इस बात पर फोकस हो सके कि यूनियन टेरिटरी के अंदर, कश्मीर प्रोविंस में या जम्मू प्रोविंस के अंदर मंशियात के आदि जो लोग हैं वो पब्लिक प्लेसेस पर ऐसे गैर समाजी या गैर इखलाकी काम ना करें। ये तमाम चीजें क्या हो रही हैं और इसके बावजूद भी अब चालान काटने का सिलसिला है, आदादोशुमार क्या कहते हैं और इकदामात जो उठाए गए हैं, कोई इंप्रूवमेंट आज के वक्त में नजर आती है? बिल्कुल, अगर हम इस स्मोकिंग की बात करें तो या जो मेजर्स लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो पब्लिक प्लेसेस पे, पार्क्स की बात करें, स्कूल्स की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, वहां पे आम लोगों को कैसे या उन लोगों को कैसे रोका जाए जो कि स्मोकिंग करते हैं। तो इसके हवाले से जो पहले ही एक मुहिम भी चलाई गई थी कि एक बोर्ड्स लगाए जाते थे यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, या हॉस्पिटल के अंदर सिगरेट पीना अंदर है, स्कूल के अंदर सिगरेट पीना अंदर या बाहर पीना अंदर है। तो इसके बाद चालानों का भी सिलसिला जो है स्टार्ट हुआ। तो अगर हम पिछले 4 सालों की बात करें तो करीबन 20,000 के करीब जो है चालान है वो काटे गए। उसके बाद जो है 15 लाख के करीब जो पैसा है उसको जो है वसूल भी किया है इन वायलेटर्स के हवाले से, जिन्होंने वायलेशन की, जिन्होंने पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पिए थे, उनसे जो है 15 लाख भी है वसूल किए गए। तो अगर हम साल के हिसाब से जो है जो डाटा इस वक्त सामने आ रहा है कि 19 और 20 की अगर हम बात करें तो 790 के करीब चालान काटे गए, जो कि मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत फिर जुर्माना भी वसूल किया, जो कि करीब
करीबन 85,000 के करीब होता है, जो कि 85,000 के करीब 2019 और 20 में जो है हम कह सकते हैं कि पैसा जो है वसूल किया गया है, जुर्माना जो है वसूल किया गया उन लोगों से जो पब्लिक प्लेस पे वायलेशन करते हैं। इसके साथ साथ 20 और 21 की अगर हम बात करें, 2020-2021 की बात करें, तो करीबन 6,000 के करीब चालान काटे गए। इसमें भी मुख्तलिफ सेक्शन के तहत, जो कि कोटपा एक्ट है या टोबैको एक्ट है, उसके मुख्तलिफ सेक्शन के तहत जो है चालान काटे गए और करीबन 6,15,000 के करीब पैसा जो है वो वसूल किया लोग वायलेटर्स के हिसाब से। तो करीबन अगर 21-22 की बात करें तो करीबन 5,500 के करीब चालान प्रोड्यूस किए गए उस वक्त, और करीबन 6 लाख के करीब वहां से पैसा जो है वहां से वसूल किया गया। तो 22-23 की बात करें तो आज इस लास्ट ईयर या इस साल की बात करें तो करीबन इस बार भी 8,000 के करीब जो है हम कह सकते हैं चालान किए गए और उनसे जो है करीबन 2,85,000 रुपए जो है वसूल किया गया। तो जो कि मुख्तलिफ सेक्शन जो है कोटपा एक्ट के या टोबैको एक्ट के उनको वसूल किया गया था। लेकिन अगर डाटा की तरफ हम देखें तो मजीद डाटा जो इसमें है वो उसके मुताबिक करीबन 1,200 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 2 सालों में जो है स्मोकिंग छोड़ दी है, यानी वो स्मोकिंग करते थे लेकिन उसके बाद उन्होंने छोड़ दी। तो इसी के साथ साथ अगर आज भी लोगों की बात करें तो कितने लोग आज भी जो है स्मोकिंग में मुलव्वस है, करीबन बताया जा रहा है कि 35% मर्द है जो कि आज भी टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट पीते, बीडीज पीते, कोई स्मोकलेस करता है, कोई स्मोकलेस टोबैको इस्तेमाल करता है, कोई स्मोक वाला जो है इस्तेमाल करता है। तो करीबन 5% के करीब औरतें भी है जो इसका इस्तेमाल करते हैं और करीबन 20% ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो आज भी टोबैको का इस्तेमाल करते हैं जम्मू कश्मीर में। इसी के साथ साथ अगर बात करें जो स्मोकलेस और स्मोक की बात मैंने की, वहां पे 6 से लेकर 8% के करीब ऐसे मर्द है जो कि स्मोकलेस टोबैको इस्तेमाल करें, या खानी जो होती है या इसके साथ साथ जो बाकी वो चीजें हैं जो कि मुंह में डाली जाती है उसके बाद उससे वो किया जाता है। तो उसके साथ साथ जो नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे के मुताबिक कहा जा रहा है कि आज भी 32% ऐसे लोग हैं जिनकी एज 15 से लेकर 50 के करीब है जो कि टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें औरतों की 1% की तादाद है। उसके साथ साथ जो बाकी जो लोग हैं उनकी 31% की जो ये रेट है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि जो जिस मैकेनिज्म की हम बात करते थे या जो हम इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म की हम जिस तरह की डिमांड हो रही थी आम लोगों की कि स्कूल के बाहर ना पिया जाए या अस्पतालों के बाहर ना पिया जाए या ऐसी प्लेसेस पे ना पिया जाए जहां पे बाकी लोग जो इन्फ्लुएंस पे हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज की अभी भी कमी देखने को मिला। हाँ, चालान तो अभी तक बहुत कटे हैं, पैसा भी वहां से वसूल किया गया, जुर्माना भी वसूल किया गया, लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म की जरूरत है ताकि आने वाली नस्लें जो इस टोबैको से बच सके या आने वाले नस्लें जो इस नशे से बच सके, उस हवाले से कोई तेज इकदाम अभी तक नहीं उठाए जा रहे। खासकर अगर पब्लिक प्लेसेस की बात करें तो आज भी आम लोग बिला झिझक पब्लिक प्लेसेस में जो है सिगरेट पीते हैं। हॉस्पिटल्स के बाहर, अगर के अंदर इजाजत नहीं है लेकिन हॉस्पिटल के बाहर आप देखिए हजारों ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट पीते, बीडीज पीते। इसी के साथ साथ स्कूल की बात करें, स्कूल के बाहर भी ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म हो, एक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स हो ताकि ये जो सिगरेट स्मोकिंग है, बीडी स्मोकिंग है या बाकी जो टोबैको के प्रोडक्ट्स है उनको रोकने की जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म की जरूरत है, एक प्रोसीजर की जरूरत है ताकि एक इंसान जो है बखूबी इस चीज से वाकिफ हो कि आम प्लेसेस में पीना या स्कूल के बाहर पीना, हॉस्पिटल के पीना, इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे लगता है अभी भी उस इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, अभी भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से सिगरेट का नशा उनको भी खा रहा है और दूसरे से जो बाकी लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी किस तरीके से वो असरअंदाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। बता रहे थे कि किस तरीके से सारी सूरत हाल रही, स्कूलों के आसपास, अहम इदारों के आसपास ये सिलसिला ना चले इसके लिए इकदाम भी उठाए गए, लेकिन कोई ज्यादा फर्क महसूस नहीं किया गया। यही सूरत हाल है कि 4 साल के आदादोशुमार हम नहीं बल्कि सरकारी आदादोशुमार जो बता रहे हैं वो आपके सामने हमने रख दिए हैं। आगे अब बढ़ेंगे, बात जीएमसीज के हवाले से भी करेंगे क्योंकि जीएमसी अनंतनाग का भी एक मामला जो है गौहर वो सामने आया और फिदा हुसैन भी हमारे साथ थोड़ी देर में इस पर ज्वाइन करेंगे। जी, बात करेंगे जीएमसी के अंदर जिस तरह से बद इंतजामी को लेकर शिकायतें मौसूल हुई हैं, इस सिलसिले में अब एक कमेटी भी तश्कील दी गई है कि किस तरह से वहां पर जो बद इंतजामी हुई है उस मामले को लेकर क्या इसमें कोई मुलविस हैं, कितने लोग इसमें मुलविस हैं, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर अब
एक टीम तश्कील दी गई है जो इस हवाले से तहकीकात करेगी कि आया किस मामले को लेकर जीएमसी जो अनंतनाग है वहां पर बदइंतजामी के हवाले से शिकायतें मौसूल हुई। अब डिपार्टमेंट की जानिब से, डिपार्टमेंट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से इस सिलसिले में अब एक टीम तश्कील दी गई है और जो महकमा सेहत ने जांच का हुक्म दिया है और 3 हफ्तों के अंदर अंदर जो मुकर्रर की गई टीम है वो 3 हफ्तों के अंदर अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसके साथ साथ ही जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जीएमसी अनंतनाग के अंदर जहां पर बदइंतजामी के हवाले से शिकायतें मौसूल हुई हैं, इस सिलसिले में मुतल्लिका महकमा की जानिब से अब इस पर एक कमेटी तश्कील दी गई है और जांच करने का हुक्म दिया गया है। जो टीम तश्कील दी गई है वो 3 हफ्तों के अंदर अंदर अपना रिपोर्ट पेश करेगी। डायरेक्टर यशपाल शर्मा जो डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन है वो इसके जो तहकीकाती टीम है, जांच की टीम है, वो इसकी सरबराही करेंगे और अपना जो रिपोर्ट है 3 हफ्तों के अंदर अंदर वो अब रिपोर्ट पेश करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके साथ ही जो भी मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बात कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं गुलिस्तान न्यूज की नुमाइंदे फिदा हुसैन के पास। फिदा, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से जो जीएमसी अनंतनाग के हवाले से खबर है? बाद इंतजामी की टीम तश्कील दी गई है जो जांच करेगी और 3 हफ्तों के अंदर अंदर अपना वो रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। मजीद क्या कुछ है, मामला पूरा है, ये क्या कुछ है? देखिए गौर, यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है उसमें बदअनवानियां जो है वो सामने आई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं पे महकमा है उन्होंने एक कमेटी जो है वो बनाने का फैसला किया है जो 3 हफ्तों में अपनी जो रिपोर्ट है वो सामने लाएगी। अब ये देखना होगा कि इस कमेटी में जो लोग हैं वो अपनी तहकीकात का कब से शुरू करेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि कल जो कमेटी है वो जीएमसी पहुंची है, लेकिन इस बात की तस्दीक या तकदीर जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन जो हमारे जराए हैं उनका यही मानना है कि कल जो कमेटी है वो जीएमसी पहुंच गई और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है, जो उनकी तहकीकात है वो शुरू कर दी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में। लेकिन ये बदअनवानियां जो है ये कहां पे हुई है और कौन कौन से लोग इसमें हैं, क्या इसमें कोई बड़ा जो नाम है वो सामने है इसमें, वो तो तहकीकात के बाद ही सामने आ जाएगा। लेकिन जो महकमा है, महकमा ने साफ तौर पे कहा है कि 3 हफ्तों के अंदर जो है वो रिपोर्ट जो है वो सामने आनी चाहिए, आम लोगों के सामने आनी चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि जो सरकार है कहीं ना कहीं पर इस बात की और साफ तौर पे उनका इशारा है कि जहां कहीं पर भी ये कोई भी इल्जाम किसी के खिलाफ भी लग जाएगा तो शायद सरकार जो है बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है। फिदा, एक चीज और भी बताइएगा, हमने देखा था कि माजी में यहाँ इस तरह के मामलात भी पेश आए जहां पर इसी बदइंतजामी का हिस्सा तब भी था जब हमने देखा था कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को भी तैनात किया गया या तकर्रियां हुई थी जिनको मेडिकल के शोबे से कोई लेना देना नहीं था, पता ही नहीं था। इस तरह की एक स्टोरी भी आपने जीएमसी से कवर की थी। उस तरह के केसेस सामने आने के बाद आज फिर से क्या इस हद तक कोई तहकीकात नहीं हुई कि दोबारा विद इन द इंस्टीट्यूशन एक बड़े इदारे के अंदर बदइंतजामी के केसेस 2023 के मार्च के महीने में भी सामने आते हैं? देखिए जो आसिफ, जहां पे आपने सवाल किया कि इससे पहले भी जब हमने कुछ मामलात जो है वो उठाए हैं तो कहीं ना कहीं पे देखा जाए तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो साबिका प्रिंसिपल है वो भी यही कहते हुए नजर आते थे कि इसकी जो तहकीकात है वो मुकम्मल होगी। लेकिन अब इस बार जो है जब ये मामला सामने आया है इसके बाद खुद जो इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो तहकीकात है जहां पे 3 हफ्तों का जो मियाद दिया गया है, अब ये देखना होगा कि क्या ये रिपोर्ट सामने आएगी और इस रिपोर्ट के बाद इसमें जो भी लोग मुलविस होंगे क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, ये तो आने वाले दिनों में ही साफ तौर पे पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। यहाँ पर जम्मू कश्मीर या कौमी सतह की जो खबरें हैं उनको फिलहाल रोकते हैं।
और पाकिस्तान आपको लिए चलते हैं क्योंकि वहां से भी बहुत सारी खबरें हैं और तस्वीरें हैं, वो आपके सामने रखेंगे और उसके बाद फेसबुक के हवाले से भी एक अहम खबर आपके सामने रखेंगे और फिर हम लाइव कॉल्स का सिलसिला प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आप तब तक कॉल्स के लिए कोशिश कीजिएगा। टीवी स्क्रीन पर दोनों नंबर्स थोड़ी देर में आ जाएंगे। बात गौहर पाकिस्तान की भी जी, अब बात करेंगे सरहद के उस पार पाकिस्तान की बात करते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के अंदर जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहां पर जमा पारक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान की बात कर रहे हैं। उनकी रिहाइशगाह वाक़ा जमा पारक, जहां पर कल सुबह से ही यानी कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पुलिस की तरफ से भारी नफरी तैनात की गई है और साथ ही साथ PTI कारकुनान और पुलिस के दरमियान कल हमने देखा है कि झड़पें हुई हैं, टीयर गैस शेलिंग हुई है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। कई कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है, कई कारकुनान जख्मी हुई हैं, पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं, रेंजर्स को भी तलब किया गया है और रात देर गई तक ये सिलसिला चलता रहा। इमरान खान की रात ये काफी लंबी रात रही है गुज़िश्ता रात और इस सिलसिले में इंटरनेट खदमात भी वहां उस इलाके में मुअत्तल की गई हैं। पुलिस की जानिब से ताकत का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कारकुनान की जानिब से भी लाठियों और पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है। झड़पों का सिलसिला काफी देर रात गई तक जारी रहा और माना जा रहा था कि शायद इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी तो नहीं हुई है और साथ ही साथ झड़पों का सिलसिला भी रात भर जारी रहा और अभी तक भी इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनके खिलाफ जो केसेस है, जो तोशक खाना का मामला है, उस सिलसिले में उनके खिलाफ जो अरेस्ट वारंट है वो बिला जमानत अरेस्ट वारंट के सिलसिले में उसकी गिरफ्तारी करनी है। उसके साथ साथ ही जो खातून जज दमकी मामला है उस पर भी उनके खिलाफ गिरफ्तारी की वारंट जारी हुई है। उस सिलसिले में कल रात देर गई भी PTI की जानिब से जो PTI के सीनियर लीडर शाह महमूद कुरैशी और दीगर सीनियर फवाद चौधरी हैं, उनकी जानिब से भी कल शाम देर गई अदालत का दरवाजा खटखटाया गया कि इसे फिलहाल मुस्तरद किया जाए, क्योंकि ये भी दूसरी तरफ से इमरान खान का उन्होंने जब पैगाम जारी किया उन्होंने कहा है कि 18 मार्च तक फिलहाल अगरचे वो सिक्योरिटी की बुनियाद पर उन्हें 18 मार्च तक मोहलत दी गई है। 18 मार्च के बाद ही 18 मार्च को ही उन्हें अदालत में एक बार फिर हाजिर होना है। उन्होंने इस हवाले से तहरीरी तौर पर ये लिखा है कि वो 18 मार्च को अदालत में पेश होंगे, लेकिन दूसरी तरफ से कल हमने पूरे दिन भी देखा है कि जमा पारक उनकी रिहाइशगाह, जहां पर PDM के कारकुनान जो इल्जाम लगाया गया है कि PDM के कारकुनान, वो तस्वीरें भी हमने कल रात देखी हैं कि PDM के कारकुनान किस तरह से टीयर गैस शेलिंग उनके घर के अंदर किए जा रही हैं और साथ ही साथ उनके घर की जो शीशे हैं वो भी तोड़ दिए जाते हैं। वहां जो घर के अंदर लोग हैं उनकी जानिब से ये जो है उनका बयान भी सामने आया था। इधर दूसरी जानिब इमरान खान की तरफ से जब एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, पुलिस के साथ झड़पें हुई, उनके घर पर पथराव भी हुआ, रेंजर्स की जब पूरी फौज वहां पर पहुंच रही थी तो उससे पहले उनने वीडियो बयान जारी किया। कौम के नाम पैगाम में क्या कहा, एक झलक जरा उसकी भी, और उसके बाद ये भी आपको बताएं कि इमरान खान अब 18 तारीख को यानी 18 मार्च को अब उन्हें अदालत में पेश होना है। उनकी तरफ से लाहौर का हाई कोर्ट में एक और अर्जी दायर कर दी गई है और 18 तारीख से पहले शायद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें भी जारी रहें, लेकिन 18 मार्च को दोबारा अदालत के अंदर उनकी हाजिरी होगी। सो जाएगी। आपने इनको गलत साबित करना है, आपने ये साबित करना है कि ये जिंदा कौम है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ऊपर बनने वाली कौम है। आपने अपने हकूक के लिए, हकीकी आजादी के लिए आपने जद्दोजहद करनी और निकलना बाहर। देखिए, इमरान खान को अल्लाह ने सब कुछ दे चुका है। मैं आपकी ये जंग लड़ रहा हूं, मैं तो अपनी सारी जिंदगी जंग लड़ी और लड़ता रहूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हूं या मार देते हैं तो आपने ये साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी ये कौम जद्दोजहद करेगी और ये बदतरीन गुलामी इन चोरों की और ये जो एक आदमी फैसले कर रहा है इस मुल्क के, ये कभी आप कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये थे साबिक वज़ीर-ए-आज़म PTI चेयरमैन इमरान खान, जो उन्होंने वीडियो पैगाम भी जारी किया था और साथ ही साथ कल जिस तरह से हमने ड्रामा देखा है, जमा पारक के बाहर झड़पे, पत्थरबाजी, डंडे बरसाए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, टीयर गैस शेलिंग हुई है,
कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, कारकुनान पीटीआई के जख्मी हुए हैं, कई कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है और रिहाइश गाह जहां पर इमरान खान रह रहे हैं वहां पर भी टीयर गैस शेलिंग हमने देखी है। और इस सिलसिले में अब माना जाता है कि आने वाले दिनों में या 18 मार्च को जब अदालत में पेश होना है, क्या उससे पहले इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल 18 मार्च को एक बार फिर इमरान खान को अदालत के सामने पेश होना है। चलिए, कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया है, कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं और इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश के बीच तीनों अतराफ से जमा पार्क में पेशकदमी न सिर्फ हो रही है बल्कि इन सब के बीच में पीटीआई के कारकुनान और पुलिस के दरमियान रात भर आंख मचोली चलती रही। इमलाक को नुकसान पहुंचा, इस तरह की इतलात हैं। जैसे जैसे अपडेट्स होंगी किसी भी वक्त इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं और ये झड़पों का सिलसिला जो है ये शायद मजीद बहरान सियासी तौर पाकिस्तान के अंदर जो इक्तिसादी बदहाली से भी गुजर रहा है पैदा कर सकता है। इस पर जैसे जैसे खबरें आएंगी, पाकिस्तान मीडिया जो कुछ रिपोर्ट कर रहा है वो सारी डिटेल्स तस्वीरों के साथ डिटेल्स वाइज आपके सामने गुलिस्तान न्यूज पर, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी और टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिन भर आपके सामने रखेंगे। कॉलर की तरफ चलते हैं और पहले कॉलर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। कौन साहब, कहां से, अपना नाम बताइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब सोवरी पड़न जनाब से बिजली फीस वगैरह सुमास मीटर लगित यतीम दारा हमसाय तमन खाली बच्चे 3000 तमन 1200 1900 रुपये पे फीस न वन तो दिल अगर गरीब वनस गरीब बुसा गरीब यह क्या कर 3 रेत रेत बराबरी से 3 रेत बिल आनान को मुलाजिम तनख्वाह निवान जनाब से वाटर वर्कर जिम्मेवारी घर पर घर त्राने बिल इस पे बिजली वो त्रावान आज गई 4-5 वरी बिल तो अन्न खाल कह अना बिल त्रावान मुलाजिम बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जितने लोग कॉल करते हैं टीवी की आवाज बंद कर ले, बार बार ये हमें दोहराना पड़ता है और अगर आप नहीं करते फिर हमें मजबूरन कॉल ड्रॉप करनी पड़ती है। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। सलाम वालेकुम। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वनिवाज कत पे छो? कमर आबाद पे अहन हज वनियो मे गाठ गाठ चलान कमर आबाद कमरवारी पे अहन हज अत मुंशु सो क्या फसाद नवंबर पे गाठ बंद वन जमीन तुम कमरवारी सह जमीन तक पे जोर लिहाजा मेहरबानी करो अत वो क्या दलील। शुक्रिया कॉल करने बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, नाम अपना बताएं, कहां से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब बहुत समथन बिजबियारा पे अहन हज दिवान ब्रो केरोसिन ऑयल ना इन डिपो पे अहन हज सह गो शार्ट थोक 5 शहरन सबराव पे बागन वागन दवा ववा दिवन हुई वगैरह शगर वन कहें वन कर आज वोत मे 4 दह वुचन आटोन हूं तेल कन यह पेट्रोल खोत महंगा वारिया बुझ अहन हज अत दितु जह अम ब्रो मे गवर साहब नोटिस मन ना मगर अत तवज्जो दिवन 100 रुपये 120 रुपये कन लीटर ब्लैक इत आटोन मन फेर अत क्या निवन कार्रवाई कार्रवाई डिपार्टमेंट ने करनी है। गुलिस्तान न्यूज के जरिए आपने डिपार्टमेंट तक बात पहुंचाई है, बहुत शुक्रिया कॉल का। नेक्स्ट कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब एजाज अहमद जी बताएं। जनाब 1 अप्रैल 2022 मन त्रावे कार्ड रिन्यू करने खतर R&B सेकंडस मज पत क्या वेरिफिकेशन कर टिल डेटस तान गई ना कार्ड रिन्यू कहें यमो कर पन्न किम वस्तम जन पोस दित तिमन कर कार्ड रिन्यू मैनुअली दपान अत साइटी चलान अकि वरी पे चलान PWD साइटी हर बार यह करान वन साइटी वन कहें 3 थानन पे वेरिफिकेशन कर 3 थानों पे यमो कर वेरिफिकेशन कर तिमन दिख पे कार्ड रिन्यू कर कार्ड कर सीध
क्या करुन अख वरी बेकार। चलो सठा शुक्रिया कॉल करने को। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मे नाव गुलाम मोहम्मद। अहन बस बसान कारा नगर। अहन वनो मे वन यह बिजली कूटिस सा मीटर लगित अहन मे गयो कुन शौका बह वुचा अत रीडिंग कूच यह कित वो रीडिंग अत लर्न मैनस वन यमिस वन दपान बह वुचा ये रीडिंग सह वन अन हे तो खत मे वन बह खता वन तारन मस वुचन यह हेक ना बोन पान रूजित कुन जाए मीटर इस वो अत क्या रीडिंग खत। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जरूर एक ये पेचीदा मसला है कि कम से कम उस जगह पर मीटर होना चाहिए जहां पर वो इस पर सारी ये मीटरिंग का सिलसिला जो है वो देख सके और रीडिंग हर एक की ये कम से कम हर एक शहरी अगर कोई जानना चाहता है तो उसके बस की बात हो। कंसर्न अथॉरिटी जरूर इस पर फोकस करेगी। होप सो कि KPDCL जो बाकी मामलात को संजीदगी से देख रही है इस पर भी काम करेगी। जो शिकायत हैं वो दूर कर दी जाएंगी। नेक्स्ट कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बटमाली पे सर अहन प्रॉब्लम बटमालस मज जबरदस्त प्रॉब्लम गई सलसिया कॉलोनी पे सर अहन अब कत सर कैसा करता है अल्लाह ताला करो कामयाब तक। कितने दिन से पानी नहीं है? तो तकरीबन सर 20 दिन से हो, 20 दिन से पहले हो पानी नहीं आ रहा है। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपकी कॉलोनी में पानी नहीं है, जरूर जल शक्ति डिपार्टमेंट तक आपकी बात पहुंची है आपकी कॉलोनी के अंदर। और मुश्किलात अगर हैं तो रमजान का महीना भी शुरू होने वाला है, परेशानियां ज्यादा ना हो। होप सो डिपार्टमेंट इस पर काम करेगा। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो अपना नाम बताइएगा, कहां से? जी बताएं, अपना नाम बताएं और सवाल रखें अपना। जी मेरा नाम शाइस्ता है जी। मैं बरबरशा से रहती हूँ जी कागरोड बरबरशा। जी हमारा ये मसला है कि जो PD डिपार्टमेंट है वो अगर बिल लेने आते हैं, हम ऐसे हमारी जो बिल आती है वो 1500 रुपए आती है, ठीक है जी। तो जब हम उनको वो बिल तो हम मंथली पे करते हैं, वो जब बिल देने आते हैं तो वो हमसे कुछ पैसे लेते हैं कि 1 दिवस चाय। अच्छा ठीक है, मैंने उनको कल बोला कि आप अपनी सैलरी नहीं लेते हैं, मतलब किस लिए हमें क्यों देना पड़ता है? सही, वो सही बात है। ये पैसे लेने वाला कौन है और कितने पैसे अभी तक आपने दिए हैं? अभी तक कभी 100 रुपए बोलता है, कभी मतलब परसों से तो मैंने 2 मंथ से नहीं दिया मैंने, लेकिन कल भी उसने बहुत रूड बिहेव किया कि चलिए दीजिए हमें। नहीं, ये जो आप ये कोई लाइनमैन है, कौन है असल में? हाँ लाइनमैन ही है, मतलब जो बिल लेके आते हैं। अच्छा बिल लेके आते हैं, आपसे बोल रहे हैं 100 रुपया 200 तो रुपया आपके पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं है जो बिल आपके मोबाइल फोन पर पहुंचता है? जी हम कभी तो ऑनलाइन भी कर लेते हैं पे। अब जब लेने आते हैं तो तब मतलब वो बोलते हैं कि चलिए दीजिए 50 रुपए दीजिए, 1 दिवस चाय। इसमें 2 चीजें आप कीजिएगा। एक तो अपना सिस्टम जो है प्रॉपर ऑनलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके आज के बाद जितनी भी अपडेट्स आपको KPDCL भेजेगा वो मैक्सिमम मोबाइल फोन पर आती हैं, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आती हैं। तो कोई किसी तरह का ना आप फेक मैसेजेस रिसीव करेंगे, उस चीज से भी बचेंगे। और ये जो बीच में फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जरूर आपने नोटिस में चीज लाई है तो गुलिस्तान न्यूज के जरिए KPDCL के चेयरमैन यासीन चौधरी साहब तक भी पहुंचेगी। और हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसे तमाम वो लोग जो बिल लेकर जाते हैं और इस बहाने से वहां पर रकूमात का मुतालबा भी लोगों से करते हैं, वो मांग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। और दूसरी बात, जितने भी सार्फिन हैं कोशिश ये करें, क्योंकि बिजली का ज्यादा, क्योंकि 450 से ज्यादा सर्विसेज जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो अब ये बिलिंग वाला वो फाइलें ले जाना, दफ्तरों के चक्कर काटना, वो सिलसिला खत्म कर दिया गया है। अगर कोई आता है तो उसे जवाब इस तरीके से दीजिएगा और अपना पूरा सिस्टम जो ऑनलाइन, शायद इसके अलावा कोई बचने का तरीका नहीं है। दूसरा, आपने शिकायत कर दी है तो उम्मीद ये करेंगे कि इस पर डिपार्टमेंट कार्रवाई भी करेगा आपके इलाके के अंदर। लास्ट 2 कॉलर्स हमारे साथ फोन लाइन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हजरत, मैं बारामूला से बोल रहा हूँ, सैयद जावेद। जी बताएं।
मैंने ऑलरेडी इससे पहले भी आपको कंप्लेंट नहीं की थी बारामूला फूड एंड सप्लाई के बारे में। यहाँ जो है फूड एंड सप्लाई बारामूला में 4 आदमी का 19 केजी चावल दिया जाता है और जो है पेमेंट ली जाती है 20 केजी का जी। तो लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। करीब 15 दिन हुए जब मैंने आप लोगों से कहा था। दूसरी शिकायत मुझे आपसे ये करनी थी, जो आधार कार्ड बारामूला में बनाया जाता है, नेम जो है बच्चे का या बड़े का जो है पेरेंटेज की जगह पर कैरफ लिखा जाता है। ये समझ में नहीं आ रहा, अगर उसकी पेरेंटेज लिखनी है वहां पर तो कैरफ क्यों लिखे हम वहाँ। बहुत शुक्रिया जी, दोनों आपके इंपॉर्टेंट मामलात हैं। होप सो कि महकमा अमूर सारिफीन और अवामी तकसीमकारी आपके मामले पर नोटिस करें। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला देखें, वो इस चीज़ को वो काफ़ी संजीदगी से काम कर रही हैं। और साथ ही साथ जो आधार कार्ड वाला मसला है उस पर भी, क्योंकि ये अगर ज़्यादा परेशानी आती है तो आप ऑनलाइन भी चीज़ें अगर दुरुस्त करने जाएंगे तो वहाँ पर सेम ही सिचुएशन रहती है। तो इस पर भी आप मुतलका हुकाम से ज़रूर एक बार रुजू करें और उसके बाद अगर मसला हल नहीं होता तो दोबारा से कॉल कीजिएगा, हमारे नोटिस में लाएं। हम बात इस पर ज़रूर कंसर्न अथॉरिटीज़ तक अपने ज़रिए भी पहुँचाने की कोशिश रखेंगे। लास्ट कॉलर हमारे साथ इस प्रोग्राम में लाइन पर है। हेलो जी, अपना नाम बताएं, जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं हरिकृष्ण बोल रहा हूँ जी। कहाँ से? आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, नेटवर्क जोन में आके जल्दी से अपनी बात रखिएगा। बोल रहा हूँ, हमारा जो मेरा एड्रेस लिखे नलका वालों से, जो पीएचई वाले उनसे बात किए, आज 10 दिन हो गए, पानी नहीं है। हम एग्रीमेंटेड है। अच्छा, पानी नहीं है, कौन सा एरिया बताया? संतरा मोड़ जी। संतरा मोड़, वार्ड नंबर 32। ठीक है, वार्ड नंबर 32, रामपाल की गली। ठीक है, कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा? यहाँ सर एक प्रॉब्लम आ गई है जी। सरकार गलत बोल रही है। जो इलीगल नलके हैं वो सब्जियों को पानी देते हैं, मगर जो एग्रीमेंटेड हैं उनको पानी नहीं है, क्योंकि वो जो लाइन वो पैसा लेते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अगर आपके नोटिस में ऐसी चीज है तो जम्मू के अंदर भी जल शक्ति के जिम्मेदारान से आप राब्ता कायम करें। दूसरी बात यह है कि पानी की जहाँ तक बात है, अगर पानी के कनेक्शंस के जो बिल्स हैं वो पे करने के लिए लोगों से कहा जा रहा है तो फिर इस चीज पर भी फोकस होना चाहिए और जितना जल्दी मुमकिन हो सके कंसर्न अथॉरिटीज जो है वो देखें कि पानी के कनेक्शन बहुत सारे इलाकों के अंदर मुतासिर हैं और ये सिलसिला चल रहा है। जम्मू से कॉल आई थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके फीडबैक्स के लिए, आपके कॉल्स के लिए, प्रोग्राम में अपनी बात रखने के लिए। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आपके सवालों के लिए, आपकी तजावीज़ के लिए, आपके एतराज़ात के लिए और आपकी बात के लिए हमारे तमाम प्लेटफॉर्म्स ना सिर्फ ओपन है, टेलीविजन स्क्रीन पर आप तो देखते हैं, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी जाएंगे। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी जबान में आपके लिए तहरीरी मवाद भी वहां मौजूद हैं और अपनी बात भी साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए जाकर रख सकते हैं और अपने सवालात कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुंचाइएगा। इस प्रोग्राम में बस